नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी के लिए हम लोग जो देखने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। तो यहां पर हम जो है साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। सेबी ने हाल ही में, ठीक है, सेबी ने हाल ही में कौन सा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित किया या फिर जो है लॉन्च किया है? तो यहां पर आपको बताना है मित्रा है, सजग है, समर्थ है या फिर रोचक है। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना होगा मित्रा। आपको ये मित्रा याद रखना है। तो मित्रा के अनुसार आपको यहां याद रखने की आवश्यकता यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो तैयार किया गया है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। और सेबी किस रूप में जानी जाती है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है। जो क्या होगा कि मित्रा क्या करेगा, जो जितने भी जो म्यूचुअल फंड में जो क्या होते हैं कि जो जितने भी जो म्यूचुअल फंड जो होते हैं, निवेशक जो जितने भी होते हैं, उनके द्वारा जब निवेश कर दिया जाता है और उनको भूल जाया जाता है, तो यहां पर जो है मित्रा क्या करेगा, उनको ट्रेस करेगा और उससे साथ ही साथ क्या करेगा, उसको क्लेम करने में मदद करेगा। बात कर लेते हैं यहां पर सेबी की। तो सेबी को सबसे पहले सेबी का गठन जब किया गया था 12 अप्रैल 1988 में। कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988 में। लेकिन बाद में इसे मान्यता दी गई कि हाँ कि एक्चुअल में ये काम करेगा। तो इसमें मान्यता कब दी गई? तो इसमें यहां आपको डेट याद रखना है, 30 जनवरी 1992 में इसे पूरी तरह से मान्यता दी गई। और यह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को पूरी तरह से क्या करता है? संचालित करता है। यहां पर याद रखना कि इसके मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो मुख्यालय कहां पर मिल जाएगा? मुख्यालय जो मिलेगा मुंबई में। और वर्तमान प्रमुख की अगर बात करेंगे तो माधवीपुरी बुच को आपको याद रखना होगा, माधवीपुरी बुच। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में कौन है? सेबी की अध्यक्ष है। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। यहां पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है मित्रा। मित्रा से आपको याद रखना होगा कि व्योम मित्र नाम का जो है एक रोबोट बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको यह भी याद रखना होगा, व्योम मित्र नाम का जो है एक रोबोट बनाया गया था, जिसे किसके द्वारा बनाया गया? इसरो के द्वारा बनाया गया। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो यहां पर इसका मुख्यालय भी मिल जाएगा बेंगलुरु में। तो यहां तक क्लियर हुआ? तो इसका सही आंसर आपको क्या मिल गया? मित्रा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलंपी वैक्सीन किस रोग के लिए विकसित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डिजीज जो है एक जो है वायरस से होने वाली एक बीमारी है। तो यहां पर याद रखना, बायोलंपी वैक्सीन किसके लिए विकसित की गई है? क्या पोलियो के लिए, क्या लंपी स्किन डिजीज के लिए, क्या डेंगू के लिए, या फिर मलेरिया के लिए? तो ये जो लंपी वैक्सीन जो बनाई गई है, लंपी वायरस के लिए बनाई गई है। और ये लंपी वायरस जो क्या करता है कि गायों के शरीर पे या फिर जो है विभिन्न प्रकार के जो मवेशी होते हैं उनके शरीर के ऊपर जो है छोटे छोटे दाने के रूप में ये उभर करके आते हैं। ये इतनी घातक बीमारी होती है कि 2 से 3 सप्ताह के भीतर में पूरे के पूरे शरीर भर में फैल जाती है। इससे क्या हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए क्या किया गया है कि लंपी वैक्सीन डिजीज के लिए बायो लंपी वैक्सीन जो है नाम की एक वैक्सीन बनाई गई है। तो यहां पर याद रखना किसके लिए बनाई गई है? मवेशियों के लिए जो है ये बनाई गई है। तो ये इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं यहां पर, ये वैक्सीन जो है बनाई तो गई है किसके लिए? लंपी वायरस के लिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर जो है किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से होने वाली एक बीमारी है। वायरस की खोज किसने की? तो यहां पर इस पॉइंट को भी याद रखना होगा, इवानोवस्की के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसी के साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि जो लंपी वायरस की शुरुआत कहां से हुई, क्या इसकी जो है उत्पत्ति किस देश से हुई? तो आपको याद रखना है, वह देश आपको याद रखना है जाम्बिया। जाम्बिया देश में ये लंपी वायरस जो है उत्पन्न हुआ। और जाम्बिया देश कहां का है? तो अफ्रीकी कंट्री का है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश मिल जाएगा। जाम्बिया की अगर राजधानी की अगर बात करेंगे तो लुसाका इसकी राजधानी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो यहां अगर पूछा जाएगा तो इसमें याद रखना 1929 में इसकी जो उत्पत्ति जो हुई लंपी वायरस की, जाम्बिया नामक एक देश से हुई। और भारत में अगर पहला मामला देखा गया तो भारत में पहला मामला कब देखा गया? तो इसमें आपको यह इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि 2019 में इसका जो है पहला मामला भारत में देखा गया। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये सारे जो है एडिशनल फैक्ट जो है इनको अच्छे से याद रखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या मिल गया? लंपी स्किन डिजीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार किस अवधारणा को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है, जो ज्ञान आधारित गतिविधियों के योगदान को मापने के लिए है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब जो सरकार किस अवधारणा को विकसित कर रही है, जो क्या करना है, जिसमें ज्ञान आधारित गतिविधियों का क्या होगा, उसमें योगदान को मापने की जो है एक प्रकार से योजना बन रही है। तो यहां पर याद रखना है क्या सकल घरेलू उत्पाद है, क्या सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद है, या फिर मानव विकास सूचकांक है, या फिर जो है सकल राष्ट्रीय आय। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझना होगा कि ये होते क्या है। तो यहां पर जैसे अगर देखा जाए कि सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी, पूरा का पूरा जो जितने भी हम लोग जो इनकम सोर्स कमाते हैं, तो उन सारा जब सब कुछ जो है कहां काउंट होता है, ये जीडीपी में काउंट होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर बोला है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, यहां पर याद रखना इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद हो जाएगा, जो आर्थिक स्थिति पर और सामाजिक स्थिति पर जो है ज्ञान के योगदान को जो है क्या करेगा, काउंट करेगा। यहां पर बात कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक मतलब जो है एचडीआई, ठीक है। तो इसमें भारत की अगर रैंक की अगर बात करेंगे तो 2023-24 के अनुसार, भारत की अगर रैंक की बात करेंगे 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक जो है 135वें स्थान पर है। याद रखना 135वें स्थान पर है, ठीक है। आप जो सकल राष्ट्रीय आय के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसका जो सही आंसर क्या मिल गया, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। अगला देखते हैं किस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तकों से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद रखना होगा कि इस पुस्तक का निर्माण या फिर जो है विमोचन किसने किया। तो आपको बताना है कि उनकी किसने किया, तो जगदीप धनखड़ जी ने किया। और इनकी पुस्तक का नाम आपको बताना है, क्या विंग्स ऑफ फायर है, क्या आई एम है, या फिर जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आपको इन चारों पॉइंट में से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो आपको मिल जाएगा, सही आंसर याद रखना है आई एम। ये यहां याद रखने वाली बात यह है क्योंकि ये जो है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति किस क्रम के हैं, तो यहां पर याद रखना होगा 14वें क्रम के जो है यहां पर जो है उपराष्ट्रपति है। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। उपराष्ट्रपति पद की अगर बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का जो सबसे पहले यहां अगर देखा जाए तो संवैधानिक पद है, और ये संवैधानिक पद में भी अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद किन किन के मध्य में है, तो यहां याद रखना अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 के मध्य में यहां पर जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान मिल जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ जी है। तो यहां याद रखने वाली बात है कि उनकी बुक का नाम क्या है, आई एम। विंग्स ऑफ फायर की अगर बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचना है। ये किसकी रचना है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचना है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इन्हें जवाहरलाल नेहरू की रचना है। किसकी रचना है, जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी की जो एक रचना है। तो यहां तक आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए, किसकी रचना है, महात्मा गांधी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप याद रखिए। आई एम जो है इनकी रचना का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो यहां आपको बताना होगा कि मोस्ट पॉपुलर जो खेल है क्रिकेट, उससे संबंधित जो है एक ट्रॉफी आयोजित की गई है। कौन सी, आईसीसी चैंपियनशिप जो है ट्रॉफी आयोजित की गई है। कब, 2025 में। इसका आयोजन कहां होने वाला है, तो आयोजन की अगर बात करेंगे तो आयोजन याद रखना पाकिस्तान में होने वाला है, ठीक है। पाकिस्तान में दूसरी बार जो है पाकिस्तान में ये इस प्रकार की जो है चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। किससे संबंधित, आईसीसी, और ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहां पर आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना जो हो जाती है 1909 में, ठीक है, याद रहेगा 1909 में। दुबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके प्रमुख की अगर बात करेंगे तो जय शाह इनके प्रमुख है। तो यहां पर आप जैसे चित्र देख पा रहे हैं कि इनकी रचना है, किसकी फोटो है, तो यहां पर आपको बताना है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह या फिर शिखर धवन। तो इसका सही आंसर क्या मिल गया आपको, शिखर धवन के रूप में आपको आंसर याद रखना होगा, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो शिखर धवन को। आयोजन कहां होने वाला है, पाकिस्तान में। चलो देखते हैं अगला। किस बैंक ने माधव कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको याद रखना होगा कि माधव कुट्टी जी जो है मुख्य अर्थशास्त्री किस बैंक ने नियुक्त किया है, तो आपको जैसे यहां पर देख पा रहे हैं कौन सी बैंक है, केनरा बैंक। और ये यहीं पर आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक अभी जो बन चुका है
भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। अब इन चारों बैंक को हो या फिर जो है भारत के जितने भी बैंक हो, इन सब के ऊपर जो है इन सब को रेगुलेट करने वाला बैंक कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1 जुलाई 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। वर्तमान में इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहां पर है आरबीआई का, तो इसका मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में अभी अगर देखा जाए कि वर्तमान में अभी इसके आरबीआई के प्रमुख कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी है। और किस क्रम के हैं, तो 26वें क्रम के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कैनरा बैंक। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब से मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दिवस से संबंधित आपको क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, 8 मार्च को, 13 फरवरी, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की याद में जो है ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सरोजिनी नायडू कौन थी, तो आपको याद रखना होगा कि भारत में कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बन जाती है, सरोजिनी नायडू बन जाती है। और याद रखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनती है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक पर अप्रैल 2024 में लगाए गए प्रतिबंधों को आरबीआई ने हटा दिया है। देखो आरबीआई जो क्या करती है कि सारे बैंकों को रेगुलेट करती है, ठीक है। मुद्रा का जो है एक प्रकार से निर्गमन भी करती है। तो यहां पर आपको बताना है कि जो है आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसे हटा दिया गया है। तो बैंक कौन सी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, या कोटक महिंद्रा, या फिर एक्सिस बैंक। तो आप जैसे चित्र देख पा रहे हैं कौन सी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये बैंक क्या करेगा कि बैंक जो भी है कोटक महिंद्रा बैंक है, अब जितने भी अपने जो कस्टमर होंगे उनके नए जो है खाते खोल सकता है, सारा सब कुछ अब कर सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से किसने अनुमति दे दी है, तो आरबीआई ने दे दी है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। हाल ही में फाय सागर झील, ये झील जो है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो है इसका हाल ही में अभी क्या कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, किस राज्य में यह झील है। तो आपको बताना है कि ये जो फाय सागर झील जो है, फाय सागर झील ये किस राज्य में है, तो आपको बताना है। और ये कब से पुरानी है, कितनी पुरानी है, हमको यह भी जानना होगा कि 132 साल पुराने, कितने साल पुरानी है ये, 132 साल पुरानी झील है जिसका नाम था फाय सागर। अब पुराने जमाने के हिसाब से देखा जाए 132 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो ये एक प्रकार से किसी अंग्रेजों के नाम के ऊपर रखी गई थी, जो एक प्रकार से वहां की जो जनताएं थी वो गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई थी। तो वहां से अब क्या कर दिया गया है कि ये गुलामी का प्रतीक जो बनी हुई फाय सागर झील का नाम जो है बदल कर जो है क्या कर दिया गया है, तो वरुण सागर झील कर दिया गया है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि उस झील का नाम क्या है, वरुण सागर झील। और ये कितने साल पुरानी है, तो 132 साल पुरानी है। और ये कहां पर है, तो आपको बताना है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में आपको जो है देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आपको याद रखना है किस राज्य में है, राजस्थान में है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने संसद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू के लिए अनुवाद सेवाओं को शामिल करने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो संसद से संबंधित जो है, मंत्रालय से संबंधित जो है आपको यहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहां पर जो विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं दी हुई है तो उसमें पूछा है कि अनुवाद सेवाओं को शामिल करने की घोषणा हुई है, किस मंत्रालय में शामिल करने की घोषणा हुई है। तो आपको उससे जानने से पहले यहां पर याद रखना होगा अनुवाद सेवाओं के लिए जो है 16 भाषाओं का यहां पर जो है पूरी तरह से यहां जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अनुवाद सेवाएं जो कितनी रखी गई है, 16 भाषाएं अब हो चुकी है। इन भाषाओं को जब शामिल कर दिया जाएगा तो कितनी भाषा हो जाएगी, 16। तो यहां पर जो है किस मंत्रालय के अधीन जो है घोषणा की गई है, तो यहां पर आपको बताना है कि गृह मंत्रालय, क्या संसदीय कार्य मंत्रालय, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर जो है संस्कृति मंत्रालय। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से सही आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय। और ये भारत के वर्तमान में अभी जो संस्कृति कार्य मंत्रालय के जो अभी वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना होगा ओम बिड़ला जी को आपको याद रखना होगा, ठीक है, ओम बिड़ला। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी जो है आपको याद रखना है। ठीक है,
भारत के वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल करके हाल ही में क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान को आपको याद रखना होगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं। संस्कृति मंत्री की अगर बात करेंगे तो संस्कृति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत को आपको याद रखना होगा। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। तो यहां तक हमारे जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स वाले, एमसीक्यूज वाले, जिसमें हमने विभिन्न तथ्यों को समझा। आप इन पॉइंटों को समझिए। एक बार आपको जो है करंट अफेयर्स सुनना जरूरी है। आपको करंट अफेयर्स को याद नहीं करना है, रटना नहीं है। आपने एक बार करंट अफेयर्स को सुन लिया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो याद रहेगा। कभी ना कभी किसी भी एग्जाम में वो जो अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहां से आपको हिंट मिल सकती है ऑप्शन से। ठीक है, तो अगले मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।